गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास हायर परचेज का डिस्कशन चालू किए थे और हायर परचेज के डिस्कशन में कंप्यूटेशंस पर बात चालू हुआ था, जिसमें एक कंप्यूटेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जहां पर क्वेश्चन में आपको डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट रेट देगा और वो आपको बोलेगा कैश प्राइस कैलकुलेट कीजिए और इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। ये डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। एक बार जितना अभी तक डिस्कशन किया उसको रिवाइज करा रहा हूं, पहले सुन लो। उसके बाद ना जो कंप्यूटेशन सीखे आज उसका हम लोग क्वेश्चन करना चालू करेंगे। मैंने वो कंप्यूटेशन आपको एक एग्जांपल लेकर पूरा लिखवाया था किस तरीके से हम लोग को कंप्यूटेशन करना है। आज पहले वही तरीका यूज करेंगे, फिर उसका शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा एग्जाम में आप कैसे कर सकते हैं। डन? सुनना ध्यान से। हम लोग स्टार्ट किए हायर परचेज चैप्टर। सबसे पहले समझे हायर परचेज होता क्या है, तो मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया। अगर किसी बिजनेस एंटिटी को कोई फिक्स्ड एसेट प्रोक्योर करना है, खरीदना है, बट उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अभी पैसा देकर फिक्स्ड एसेट खरीद सके, तो वो हायर परचेज सिस्टम का चुनाव करते हैं। हायर परचेज सिस्टम क्या है? एसेट आपके पास आज आ जाएगा, पेमेंट आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में कर दीजिएगा। जब आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट में किसी एसेट को अक्वायर करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम में एसेट खरीदना। हायर परचेज सिस्टम में एक एडिशनल कंडीशन होती है कि एसेट की जो ओनरशिप है ना, लीगल ओनरशिप, वो वेंडर के पास रहेगी जब तक आप सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना कर दो। जिस दिन आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे, वो ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर कर देगा। मतलब इनिशियली आपको सिर्फ एसेट का पोजेशन ट्रांसफर किया जाएगा। आप एसेट का धीरे धीरे पेमेंट कर दीजिए। जिस दिन आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया, आपको एसेट की लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। ये जो आप पेमेंट करते हो, ये पेमेंट करते हो दो पार्ट में। कुछ पैसा आज देते हो ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट, और बैलेंस पैसा धीरे धीरे विद इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हो इन इंस्टॉलमेंट्स। ये होता है हायर परचेज सिस्टम। सर, ये लीगल ओनरशिप वो वेंडर अपने पास क्यों रखता है? ताकि कोई कारण से अगर आप फ्यूचर में पैसा ना दो तो उसके पास एक राइट हो कि वो आपसे एसेट वापस ले सकता है। दीदी इधर बैठ जाइए। एसेट वापस ले सकता है, इसका राइट वो इसलिए रखता है ताकि आप पेमेंट में डिफॉल्ट ना करें। यहां तक ठीक था बात? अब सुनना ध्यान से। हायर परचेज चैप्टर में अकाउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको हायर परचेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। मैंने आपके साथ 4 टर्म्स डिस्कस किए थे। पहला टर्म आया था कैश प्राइस ऑफ द एसेट। कैश प्राइस क्या होता है? अगर मैं आज एसेट खरीदूं, सारा का सारा पैसा अभी कैश में पेमेंट करके, अपफ्रंट पेमेंट करके, तो एसेट का दाम कितना है? ये एसेट का मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑन दी डेट ऑफ अग्रीमेंट भी बोल सकते हो आप, कि अगर आज आप एसेट खरीदना चाहो, ध्यान से जाना, आज आप एसेट खरीदना चाहो तो एसेट खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा। बट क्या आज आप एसेट पूरा पेमेंट करके खरीद पाओगे? नहीं सर, हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप किस सिस्टम में जा रहे हो? हायर परचेज सिस्टम में। जब आप हायर परचेज सिस्टम में जाओगे ना, तो जो सामने वाला फाइनेंसर है, फाइनेंसर, वो सिर्फ कैश प्राइस नहीं लेगा, वो उस कैश प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट भी लेगा। और ये कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट जोड़ के जो टोटल अमाउंट आपको उसको पे करना है, इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस वो टोटल अमाउंट है जो आपको अंडर दी हायर परचेज एग्रीमेंट सामने वाले पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा। ये हायर परचेज प्राइस हम लोग 2 पार्ट में पेमेंट करते हैं। एक होता है डाउन पेमेंट, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट वो अमाउंट है जो आपको आज ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट पेमेंट करना पड़ेगा हायर वेंडर को। ये डाउन पेमेंट क्योंकि आप आज पेमेंट कर रहे हो, इसमें कोई इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट रहेगा। और जो बैलेंस पैसा है विद इंटरेस्ट धीरे धीरे चुकाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट में हमेशा इंटरेस्ट के साथ चुकाना है, डाउन पेमेंट में देयर विल बी नो इंटरेस्ट। इतना बात किए। फिर हम लोग गए कंप्यूटेशन सीखने। सबसे पहला कंप्यूटेशन हमने स्टार्ट किया, अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट रेट दे दे तो आप कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालिए। मैंने कैश प्राइस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला सिखाया, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर उन इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट का अमाउंट आप हटा दो तो जो वैल्यू बचेगा वो एसेट का कैश प्राइस बचेगा। तो डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट आपका कैश प्राइस आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना के इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है।
लोन अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बना? सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, साल के शुरू में कितना रुपया बाकी है, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट जोड़ा, इंटरेस्ट जोड़ा तो आ गया टोटल आउटस्टैंडिंग, इससे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट माइनस किया तो जो बचा वो मेरा आ गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट था, अगर मान लो एनुअल की जगह हाफ ईयरली होता तो सर यही चीज हाफ ईयरली बनाते, मतलब पहले 6 महीने का काम करते, इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता, फिर नेक्स्ट 6 महीने का काम होता, एंड सो ऑन, हम लोग अपना सारा काम करते, यानी इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 जितना दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम लोग ना सबसे पहले इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन करके इतना दूर तक आपका ज्ञान कंक्रीट करते हैं। पेज नंबर 156 क्वेश्चन 1, एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन। नीचे ना बैठ के पढ़ाने में मजा नहीं है, खड़ा होके तो ठीक रहता है, घूमते घूमते। चलिए आइए, पेज नंबर 157 क्वेश्चन नंबर 1। पढ़े क्वेश्चन, एवरीवन शुड ट्राई। कैलकुलेटर सबके सामने, सारे बच्चे कैलकुलेटर निकाल लो, डेप्रिसिएशन नहीं होगा उसका। जो बैग में रख के रखते हैं ना छुपा के कि कोई ना ले ले, वैसा काम नहीं करने का। आ जाओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन, और मजे का बात लास्ट टर्म का पेपर देखोगे ना, ये क्वेश्चन 10 मार्क का दे दिया था। आप जब पेपर सॉल्व करोगे, पास पेपर के क्वेश्चन आप देखोगे, 10 मार्क का क्वेश्चन दे दिया था, यही सिर्फ इतना सा बात से जो कल सिखाया। आपको लगेगा मेरे एग्जाम में भी आ जाए, बट जरूरी नहीं है क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। आइए, एक्स परचेज्ड अ टीवी ऑन हायर परचेज सिस्टम, टीवी खरीदा हायर परचेज सिस्टम में। जनरली टीवी हायर परचेज पे नहीं मिलता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे मिल सकता है। एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस लीगल फर्क है जो है। डन। एज पर टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे 3000 डाउन, 3000 रुपया डाउन पेमेंट करना होगा, आज देना होगा, एंड 4000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 3000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 5000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। 3 इंस्टॉलमेंट देना होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में 4, सेकेंड ईयर के एंड में 3, थर्ड ईयर के एंड में 5। मेरे को एक बात कोई बताना फटाफट, टोटल हायर परचेज प्राइस जो पेमेंट करना होगा वो कितना? टोटल करो, गलत बोल रहे हो, वापस करो। हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, पक्का 15,000। 3 4 7 3 10 5 15, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे रौनक, सॉरी। हायर परचेज प्राइस 15,000, मेरे को लगा वो 15 में डाउन पेमेंट ऐड करना होगा, ठीक है, वेरी गुड। इंटरेस्ट चार्ज हुआ है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये जो इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, कितना परसेंट की रेट से? 12%। तो देख, डाउन पेमेंट दे दिया, इंस्टॉलमेंट दे दिया, इंटरेस्ट रेट दे दिया तुमको। क्या बोला है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस ऑफ टीवी एंड इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पे हुआ है। तो यही सिखाया था लास्ट क्लास। आइए हम लोग ट्राई करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 1, आंसर टू क्वेश्चन 1। मैं सिर्फ असिस्ट करूंगा, कैलकुलेशन आपको करना है, आई वोंट से एनीथिंग। सबसे पहले नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस। सबसे पहले मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू को आप पीवी लिख सकते हो, एक्सेप्टेड शॉर्टकट है ये। ईयर, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, 12% है ना, प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट। 1 2 3, 3 इंस्टॉलमेंट। खुद से क्वेश्चन देखो और बताओ क्या क्या अमाउंट है इंस्टॉलमेंट्स का।
4,000, 3,000, 5,000। अब मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ कैलकुलेटर, कल सिखाया था। 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू 0.89, बोलो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू 0.8928। 4 डेसिमल चलेगा क्योंकि इधर देखो जीरोस कितने हैं, 3, तो अब 3 जीरो है, तो अगर आप 4 डेसिमल लोगे तो आपका आंसर एकदम प्रॉपर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने डेसिमल लेने हैं डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीरोस इन द क्वेश्चन। फिर इसके बाद इक्वल टू दबाओ वापस 7972, फिर इक्वल टू दबाओ 7117। ठीक, मतलब कर दो ना यार, सब में करो, 5 से ऊपर होते ही फिगर चेंज कर दो। 8929 7118। इतना आप लोग यार मैथ्स जानते हो। राउंड ऑफ कर दो, 5 से ऊपर जा रहे हैं तो वो फिगर राउंड ऑफ कर दो। चलो मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट निकालो और उसका टोटल करो। मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट निकालो। रंजीता दीदी एक बार सुनना, उधर वहां पे कैलकुलेटर है उस रूम में जहां हम पढ़ाते हैं, लेके आना ना। मेरे को टोटल बता सिर्फ। एम प्लस यूज करना जानता है? एम प्लस अगर कोई बच्चा पहले इंटू करके फिर ऐड अलग से कर रहा है तो वो बच्चा बेचारा बच्चा ही रह गया है। इंटू करके एम प्लस, फिर इंटू करके एम प्लस, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। टोटल बताओ 9522। 9522 एक ही बात है, कोई बात नहीं। 952223 इज द सेम थिंग, डोंट वरी अबाउट इट। 15-20 हजार रुपया में 1 रुपया ऊपर नीचे हो गया तो यार ये समझो यार, एकदम मारवाड़ी मत बनो। थैंक यू। एकदम मारवाड़ी बनना भी खराब है। एम प्लस यूज करना जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलो मैं सिखाता हूं, करो। पहले लिखो 4000 इंटू, पहले देखना कोई कैलकुलेटर के स्क्रीन पर एम नहीं दिखना चाहिए। एम अगर एम दिख रहा है तो 2 बार एमआरसी दबाओ, एम हट जाएगा। एम नहीं दिखना चाहिए, एम मतलब मेमोरी में कुछ है ऑलरेडी, गलत हो जाएगा सब। अब करो 4000 इंटू 0.8929 एम प्लस कर दिए, ये फिगर यहां लिख देंगे। ठीक, 3000 इंटू 0.7972 एम प्लस, 5000 इंटू 0.7118 एम प्लस, तीनों फिगर निकल गया। अब एमआरसी दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा 9522। एमआरसी दबाएंगे तो 9522, इसको बोलते हैं मेमोरी रिकॉल। नहीं आया चाचा? इंटू करके इक्वल टू दबाने की जगह एम प्लस, और बार बार ऑन बटन नहीं दबाना है, लगातार करना है। इंटू आ गया 9522, मतलब डबल कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते, एक बार करते और लास्ट अपने आप ऐड हो जाता है। ये तुम लोग फाउंडेशन नहीं पढ़ के आए रे, तुम लोग को तो मारेगा लड़की लोग को। कर लिया ना? हाँ, ये नहीं है मतलब तुमको पूरा 1 क्लास 2 क्लास नवनीत भैया सिर्फ कैलकुलेटर सिखाया था। अगर तुम वो यूज नहीं कर रहे हो तो तुम पढ़े लिखे बेवकूफ हो जाओगे। डोंट डू दैट। मेरे से पढ़े हुए बच्चे अगर मेरे को दिखते और वो नहीं करते, उनको तो मैं डांट दूंगा। बाद बाकी जो मेरे से नहीं पढ़ा है मुझको सिखा सकते हैं। 9522 आया क्या? पक्का? अब उम्र हो गया ये सब सीखने का, अब नहीं सीखेंगे तो बाद में कभी यूज नहीं कर पाएंगे लाइफ में, तो प्लीज लर्न दिस। चलो
अब बता कैश प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोल, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। हमेशा फॉर्मूला लिखना। डाउन पेमेंट कितना है 3000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट 9522, तो टोटल कैश प्राइस 12522, 12522। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है? मैं एकदम सिंपल सिंपल सिखा रहा हूं और टाइम दे रहा हूं। अगर आप करेंगे खुद से तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, और ये बहुत काम आएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आएगा ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें पूरा सब में यही करना है, खाली प्रेजेंट वैल्यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो इसको अच्छे से कीजिए। ये हो गया, आगे चलूं। अब पता मेरे को क्या निकालना है, नंबर 2, इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हम लोग इसके लिए बनाएंगे लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल सबसे पहले आ जाएगा ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। पीछे मत देख, सोचने का कोशिश कर, पीछे देखना इज द इजीएस्ट मेथड, बट वो मत करो। इंटरेस्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट, बोल रेट क्या है 12%। इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा टोटल आउटस्टैंडिंग, इससे माइनस इंस्टॉलमेंट कर दोगे पेमेंट तो आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। थोड़ा सा ना चीजों को प्रॉपरली बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। डन। अब एकदम शुरू से शुरू करो, जीरो से शुरू करो। जिस दिन हम लोग अग्रीमेंट में गए, एसेट का कैश प्राइस कितना था 12,522। दीदी कैश प्राइस, ये लोन का अमाउंट है 12,522। क्या पहला दिन हमने कुछ रुपया चुका दिया? कितना रुपया? 3,000। इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो वो लोन कितना बचा 9522। ये लोन का वैल्यू है जो हमने सामने वाले से फाइनेंस करवाया है। अब फर्स्ट ईयर में इस 9522 पे कितना ब्याज 12%, 1143। राउंड ऑफ कर देना, 42.64 मत लिखना, 43 कर दो उसको, प्लस इक्वल टू 10665 माइनस 4,000 का पहला इंस्टॉलमेंट 6665 आ गया। अब सेकेंड ईयर में 6665 पर 12% का इंटरेस्ट इंटू 12%, 800 प्लस इक्वल टू 7465 माइनस 3,000 का इंस्टॉलमेंट, कितना बचेगा 4465। एकदम सिंपल चल रहे हैं, और ये कुछ नहीं है, ये मुंह बोली भी कर सकता है कोई भी। और 4465 पे लास्ट ईयर 12%, 535 कर लो उसको, 36 मत करो, नहीं तो 1 रुपए से हिसाब बिगड़ जाएगा। 5 5 10 प्लस इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है 5,000। पेमेंट कितना करेंगे 5,000, तो बचेगा कितना 0। ये मेरा हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया। अगर कोई पूछता है टोटल इंटरेस्ट बता दो, तो टोटल में ऐड कर दो, और क्या। हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट। कोई टफ है ये? अब देखो सिंपल करता हूं, तुमको थोड़ा रिकंसिलिएशन सिखाता हूं। तुम लोग बोला था हायर परचेज प्राइस कितना 15,000, जबकि कैश प्राइस था 12,522। तो देखो दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। 15,000 का हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस 12,522, तो इंटरेस्ट होना चाहिए 2,478 रुपया। देखो हमारा भी वही आ रहा है 2,478। ये रिकंसिलिएशन है। 2478। ये सब चीजें तुमको रियल लाइफ में बहुत यूज करनी पड़ेगी। ये बेसिक चीजें हैं। लोन वगैरह तो भैया बिजनेस होगा तो लेना ही पड़ेगा,
और अगर ये सब कैलकुलेशन नहीं जानेंगे तो बैंक आपको बेवकूफ बना देगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, हाउ टू डू दिस कैलकुलेशंस। धन्यवाद, क्लियर सबको, पक्का। अभी देखो सर, अगर क्वेश्चन 10 मार्क का होना हम लोग हंसी खुशी इतना कर लेंगे, बट सर यही क्वेश्चन अगर 5 में दे दे तो इतना मेहनत करना पड़ेगा सर? आंसर इज नो। अब मैं इसका तुमको शॉर्टकट सिखाता हूं, बट शॉर्टकट सिखाते ही प्रॉब्लम क्या है ना, तुम अभिमन्यु बन जाते हो। आधा ज्ञान तुमको पता नहीं होता है वो शॉर्टकट कब यूज करना है कब नहीं करना है। इसीलिए शॉर्टकट यूज करने के साथ साथ पहले मैं शॉर्टकट सिखाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कब यूज करना है। ये ध्यान में रखना, नहीं तो तुम हमेशा पूछोगे सर कब ये करें कब ये करें। आंसर इस दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉर्टकट डिसाइड कर कि शॉर्टकट करना है कि ये करना है। अगर क्वेश्चन में खाली कैश प्राइस पूछे ना तो ये करिए, ज्यादा इजी है। क्वेश्चन में कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों पूछे ना तो डबल डबल काम करने की जगह उसको शॉर्टकट कर ले। तो मैं जो शॉर्टकट सिखा रहा हूं वो ये 2 टेबल के अगेंस्ट एक ही टेबल में काम करना सिखा रहा हूं। देखो बहुत सिंपल है, लिखो ऑल्टरनेटिव टू शॉर्टकट, ऑल्टरनेटिव टू शॉर्टकट। इसको हम ना बैकवर्ड कैलकुलेशन टेक्निक भी बोलते हैं, बैकवर्ड कैलकुलेशन टेक्निक। शॉर्टकट, इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ, दूसरा टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तीसरा इंटरेस्ट एट द रेट 12%, चौथा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एक बात बता ना, मैं तेरे को बोलूं प्रिंसिपल 100 रुपया, इंटरेस्ट 12 रुपया, तो साल भर के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा रे? इंटरेस्ट जोड़ने के बाद 112। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 100, इंटरेस्ट 12, ये टोटल अमाउंट 112। लिखिए, जो लिख रहा हूं काम आएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये तो 112 हुआ क्योंकि इंटरेस्ट रेट 12 था, अगर इंटरेस्ट रेट 10 होता तो 110, 100 के ऊपर 10 जोड़े 110 हो गया। डन है बात। अब आ जा थर्ड ईयर, उल्टा चालू, बैकवर्ड कैलकुलेशन। थर्ड ईयर, मेरे को बता थर्ड ईयर के एंड पे कितना रुपया देना बाकी था? थर्ड ईयर के एंड पे 5000। सर ये वो लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी था थर्ड ईयर के एंड में 5000। ये 5000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है क्या? यस सर, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब मेरे को बता, ये 5000 बराबर 112 है, तो 12 बराबर कितना? कैसे निकालेगा रे? 5000 डिवाइड बाई 112 इंटू 12, 536 या 535, दोनों में कुछ भी लिख ले। 0.7 आ रहा है, तुम 6 लिख लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 535 या 6 कुछ भी लिख ले। अब बता, 5000 का इंस्टॉलमेंट, 535 का इंटरेस्ट, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा? माइनस 5000, 4465 आ गया। एक ही बात है, एक ही बात है, प्लीज उस पर छोड़ो, वो चर्चा छोड़ो। 446465 एक ही बात है। डन। अब सेकेंड ईयर के एंड में आ जा, अच्छे से सोच के बता। सेकेंड ईयर के एंड पे अगर तू खड़ा है तो उस दिन टोटल कितना रुपया बाकी होगा? सर एक तो 3000 का इंस्टॉलमेंट, और 5 मत बोलो, 4465 बोलो। सेकेंड ईयर के एंड पे 4465 बाकी था, उस पर ब्याज जुड़ा तब वो जाके 5000 हुआ, हाँ या ना? तो सेकेंड ईयर के एंड पे कितना रुपया बाकी था? 3000 तो वो वाला, और 4465 थर्ड ईयर में जो पेमेंट हुआ 7465। 3000 जो सेकेंड ईयर के एंड में पेमेंट हुआ और 4465 जो थर्ड ईयर में गया। 7465 112 है तो 12 निकाल, 800 आया क्या? चलो 800 लिख दो। तो मेरे को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताओ। 66
65। अब फर्स्ट ईयर के एंड पे आ जा, फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड में एक तो 4000 का इंस्टॉलमेंट पे किया, मतलब वो बाकी था, प्लस 6665 ये बाकी था जो सेकेंड और थर्ड ईयर में पे हुआ, 6665। सर ये 4465 भी तो बाकी था, वो 6665 के अंदर इंक्लूडेड है। देखो ये 4465 तो यहां इंक्लूडेड हुआ, आया ना, वो इंक्लूडेड है 6665 में, वापस उसको इंक्लूड मत करना। तो सर फर्स्ट ईयर के एंड पे 4000 रुपया तो जो इंस्टॉलमेंट पे किया वो बाकी, प्लस सेकेंड ईयर वाला 6665 बाकी जो हमने आगे पेमेंट किया, टोटल कितना हो गया 10665। इंटरेस्ट निकाल, 10665 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, 1143, और इससे माइनस कर दे तो कैश प्राइस आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर का ओपनिंग आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का ओपनिंग को मैं देखो क्या लिख रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ये वैल्यू आज के दिन बचा, फर्स्ट ईयर का ओपनिंग, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। एक बार पीछे जाओ और चेक करो, क्या तुम्हारा यही आंसर आया था 9522? क्या तुम्हारा 3 इंटरेस्ट यही था 1143, 800 और 535? एक ही में हो जाएगा, बैकवर्ड कैलकुलेशन। 2 टेबल बनाने की जगह वी विल डू दिस। एग्जाम में अगर कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों एक ही क्वेश्चन में मांगे, यूज दिस। बोलिए पक्का कर पाएंगे? तो चल डाउन पेमेंट बता कितना है, कैश प्राइस निकल जाएगा। कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट 3000 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी 12522, और इंटरेस्ट हो गया 3 साल का, उल्टा है उल्टा, ध्यान से लिखना। फर्स्ट ईयर का कितना 1143, फर्स्ट ईयर का 1143 है, सेकेंड ईयर का 800, थर्ड ईयर का 535। इंटरेस्ट हमेशा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो कम होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल चुकाओगे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज। इनिशियली इंटरेस्ट ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि आप रीपेमेंट करते जा रहे हो। बोलिए बात समझ में आया? ये बैकवर्ड कैलकुलेशन में एक ही जगह आप गलती करोगे, ये लाना भूल जाओगे यहां पे। एग्जाम में ये भूल जाओगे, सीधा 3000 से बैकवर्ड कैलकुलेशन करने चले जाओगे, वो गलत है। सेकेंड ईयर के एंड में 3000 जो पे किया वो तो बाकी था ही, जो थर्ड ईयर में गया वो भी तो बाकी था सेकेंड ईयर में, तो टोटल बाकी कितना था वो बताओ। मैंने बोला टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग बताओ, टोटल अमाउंट, मैंने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं पूछा, मैंने बोला बताओ उस दिन कितना रुपया बाकी था, और यही तुम्हारा टेबल बता रहे। देखो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितना बाकी था 9522, फर्स्ट ईयर के एंड में 6665 विच इज सेकेंड ईयर का बिगिनिंग। तो देख फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 9522, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 6665, और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 4465। तुम्हारा ऊपर वाला टेबल और ये टेबल सेम है, वो सीधा कैलकुलेशन था, ये बैकवर्ड कैलकुलेशन है। ये आपका शॉर्टकट है 2 टेबल नहीं बना के 1 टेबल बनाने का। एक बार सारे बच्चे 2 मिनट का टाइम लेकर टेबल को चेक करो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ही बनाओगे, हम हेल्प भी नहीं करेंगे। खाली बैकवर्ड वाला चेक करो, पहले वाला अब तुमको समझ में आ गया है, खाली बैकवर्ड वाला। अब तुमको सिर्फ बैकवर्ड करना है प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में हम लोग यही करेंगे, एग्जाम में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू वाला यूज नहीं करेंगे। ये सब चीजें जितना टाइम लेके सीखेंगे उतना दिन तक याद रहेगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा इनमें। घर जाके रीडू करना हो तो रीडू कीजिएगा, बट एक ही बार में सलटा लीजिएगा, 10 दिन बाद याद नहीं आएगा, और एक बार याद आ गया तो 10 दिन बाद भूलेंगे नहीं। तो आज ही जाके रीडू करना है तो कर लीजिएगा। ओपनिंग अगर साल के शुरू में 100 रुपया बाकी है, उस पर 12 रुपया का ब्याज जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। चेक कर लो, अगर बात समझ में आ गई है आपको तो आप क्वेश्चन नंबर
टू चिंदी है। 2-3 पर आते हैं हम लोग। अपना इंस्टीट्यूट का मैथ में क्वेश्चन भी बहुत कम है। चलो 2 ट्राई करो तुम लोग पहले, ऐसे ही ट्राई करना, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। बैकवर्ड मेथड से ट्राई करो। क्वेश्चन खाली कैश प्राइस बोला, कैश प्राइस 1 सेकंड में निकल जाएगा उस क्वेश्चन में। मेरे को कैश प्राइस नहीं चाहिए, मेरे को दोनों चाहिए, तो तुम बैकवर्ड कैलकुलेशन से करोगे। क्या चीज? लास्ट लाइन कुछ बोला है, वो मैं बाद में बात करूंगा। एक बार के लिए तुम भूल जाओ उस लाइन को, तुम्हारे लिए अभी कोई काम का नहीं है। आता हूं उस पर। बचपन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर पढ़ा था तो एक एन्युइटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट था। एन्युइटी नहीं था क्या? ठीक है, मैं सिखाता हूं, चलो कोई बात नहीं। तुम उस लास्ट लाइन को छोड़ दो, एक बार तुम्हारे काम का नहीं है, तुम बाद बाकी से क्वेश्चन कर पाओगे। बैकवर्ड कैलकुलेशन एवरीवन शुड ट्राई।
कैश प्राइस का आंसर आएगा 194,200 या 194 आसपास कुछ आएगा, एक ही बात। 194 192 बोल रहे बच्चे या 194,200, एक ही बात है। 8 10 20 रुपया लाखों रुपए के सम में मत लिखे, और एग्जाम में भी उसके लिए मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी अबाउट इट। -250 55809, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ, इसमें दोनों ही निकलेगा, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर। बैकवर्ड कैलकुलेशन। टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट कितना है रे? 12, तो ये 112। इंटरेस्ट 12, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 100। पहला 5th ईयर के एंड पे पैसा बाकी 40,000, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, 4286 माइनस 40,000, 35714। यहां 40,000 तो पेमेंट किया ही, और साथ साथ 35714 भी बाकी था। 75,714 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, 8112, 67602। 40,000 प्लस 67602, 107,602 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, 11,529, 96073। 40,000 प्लस 96073, 136,073 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, 14579, 121,494। 40,000 प्लस 121,494, 161,494 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, 17303। माइनस करोगे तो आ जाएगा 144,191। डन। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। हटाने के बाद बचा हुआ वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। कैश प्राइस होता है डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट कितना? 50 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो 194,191। इसको 194,200 भी बोल सकते हो। वेरी गुड नेहा। 194,191 बोलिए, ठीक है, पक्का निकाल लिए थे। बैकवर्ड कैलकुलेशन इजी नहीं है, और एक ही टेबल में दोनों काम हो गया। कैश प्राइस भी निकल गया, इंटरेस्ट भी निकल गया। यहां तक ठीक। अब अगर तुमको इंटरेस्ट रेट, इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट दे दे और कैश प्राइस इंटरेस्ट निकालने बोले, दो मेथड सिखाया। एक पीवी टेबल बना के लोन अमोर्टाइज कर लो, दूसरा बोला बैकवर्ड कैलकुलेशन सीधा कर लो। कर पाएंगे हम लोग? डन। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन था, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सब आ गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स में आ सकता है, और उसमें फ्री का मार्क्स मिलेगा आपको।
क्वेश्चन मेरे को बोला इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ ₹1 फॉर 5 years एट 12% इज 3.605। सर आपने पूछा सर इसका मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। पहले तो एन्युइटी वर्ड का मतलब समझो। एन्युइटी हम लोग किसको बोलते हैं, अगर सेम अमाउंट सेम इंटरवल पे लिया जाए या दिया जाए, दैट इज नोन एज एन्युइटी। एन्युइटी मतलब a sequence of equal cash flows at equal intervals। यहां पे मेरे को बताओ हमारा जो इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट्स सबका अमाउंट क्या है 40, सेम है, और सबका बीच में जो गैप है कितने पीरियड का है, 1 साल का। मतलब मेरा इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट भी सेम है और उनका पीरियोडिक इंटरवल भी सेम है। इसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी। क्या बोलते हैं, एन्युइटी। अगर मैं तुमको बोलूं प्रेजेंट वैल्यू तुम निकाल के दो कैश फ्लोज का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना। पहला तरीका वो टेबल बना लो, ईयर 1 2 3 4 5, सब में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ, 40 40 40 40 40। फिर तुम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे, 1.1 डिवाइड इक्वल टू 0.8928, बोलो 0.7972, 0.7118, 0.356355, 0.5674, यही आएगा, हाँ या ना। और तुम क्या करोगे, इनसे मल्टीप्लाई करोगे 40,000 को तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, हाँ या ना। अब सुनना, थोड़ा सा मैथ्स पूछ रहा हूं। अगर तुम 40,000 से 5 बार ये अलग अलग फिगर मल्टीप्लाई नहीं करके अगर इसका टोटल फिगर एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बात सेम आएगा? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 40,000 इंटू 1, 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 5, इन सबको ऐड करना है। तो तुम ऐसे कर सकते हो, 40,000 को कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके 40,000 मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना। तो मैं बोल रहा हूं जब तुम इन पांचों को ऐड करोगे ना, ऐड, तो तुम्हारा जो फिगर आएगा, एक बार ऐड कर रहा हूं मैं, तुम मत करो, मैं ऐड कर रहा हूं, जो तुम्हारा फिगर आएगा वो वही तुमको एक बार में निकाल के दे दिया, 3.605। देखो वही दिया हुआ है क्या, 3.605 निकाल के दे दिया। इसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, एन्युइटी फैक्टर। और ये तभी काम आता है जब आपका इंस्टॉलमेंट एन्युइटी में है। एन्युइटी मतलब इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल्स। अगर किसी को कैश प्राइस निकालना है ना, देख कितना सिंपल है, 40,000 इंटू दिस 144,188, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और हम लोग का भी देख प्रेजेंट वैल्यू क्या था, यही था क्या, 144,191। 2-3 रुपया का डिफरेंस छोड़, 2-3 रुपया का डिफरेंस में माथा मत लग। तो अगर मेरे को कैश प्राइस निकालने बोलता ना, मैं ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व करता। देखो कैसे सॉल्व करता, कैश प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, हाँ या ना। डाउन पेमेंट 50,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट 40,000 इंटू एन्युइटी फैक्टर 3.605, आप निकालो, देखो क्या आएगा, 194,200। आपका आ रहा है 194,191, 8-9 रुपया भूल जाओ, वो होगा डिफरेंस। क्योंकि 3 डेसिमल लिए ना, यही 4-5 डेसिमल लेंगे तो वो डिफरेंस और कम होते चला जाएगा। तुम जितने ज्यादा डेसिमल लोगे डिफरेंस कम आएगा, तुम जितने कम डेसिमल लोगे उतना अप्रोक्सीमेशन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? इसको बोलते हैं एन्युइटी फैक्टर। तो 5 बार 40,000 का अलग अलग पीवी नहीं निकाल के, सारा पीवी को फैक्टर को ऐड करके एक बार में पीवी निकाल लो। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर खाली कैश प्राइस का आएगा, लगता है 5 मार्क का आएगा, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा अगर इंस्टीट्यूट पेपर सही से बनाए तो। बट कभी कभी इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने बोला ना, फिदा हो जाता है, बोलता है ले लो या इतना हम रख के करेंगे, तुम ले लो मार्क्स। उस केस में ये क्वेश्चन भी 5 मार्क का दे देगा और सिर्फ कैश प्राइस पूछेगा, इंटरेस्ट भी नहीं पूछेगा। तो सर क्या हम लोग ऐसे आंसर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम? कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट 50,000 प्लस 40,000 इंटू 3.605, माई टोटल आंसर इज 194,200। आंसर कंप्लीट। अब इंस्टीट्यूट 5 का दे रहा है तो इंस्टीट्यूट गलत कर रहा है। ये क्वेश्चन कितने का होना चाहिए? 1 मार्क्स का होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से तो 100 का यही आ जाए,
बट ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क। पहले बोलो ये एन्युइटी का फैक्टर समझ में आया? तो एन्युइटी का फैक्टर इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल दी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ताकि आपको अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, सीधा एक बार में मल्टीप्लाई कर लो। डन है? क्लियर है? ये मैंने तुमको डिराइव करके दिखाया, ये 3.605 कैसे लाया होगा। अलग अलग एन्युइटी, अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को खाली ऐड कर दिया, ताकि हमको 5 बार मल्टीप्लाई करने की जगह 1 बार मल्टीप्लाई करना पड़े। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका इंस्टॉलमेंट एन्युइटी में होना है, इक्वल होना चाहिए और इक्वल इंटरवल में भी होना चाहिए। क्लियर? पक्का? ये लिखो नीचे, नीचे लिखो। In this question, cash price can be calculated simply as follows. Cash price can be calculated simply as follows. नीचे लिखो जो मैंने लिखा है। कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स डाउन पेमेंट तो 50,000 दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू द एन्युइटी फैक्टर 40,000 इंटू 3.605। ये आ जाएगा 194,200। 194,200। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, बट अगर कैश प्राइस के साथ इंटरेस्ट पूछ लिया तो वो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। फिर हम लोग वो वाला करेंगे, बैकवर्ड कैलकुलेशन जो किए वैसे करके निकाल देंगे। तो आप वो टेबल बना के भी कर सकते हो, लोन टेबल बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। टोटल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। अबे टोटल इंटरेस्ट काहे पूछेगा? वो 5 मार्क का क्वेश्चन देगा तो तेरे से इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पूछेगा, हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पता। वही टोटल इंटरेस्ट पूछा तो वापस वो 1 ही मार्क्स का सब। डन है बात? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखो होमवर्क। क्वेश्चन 3 होमवर्क, घर पे ट्राई करना है। और सिर्फ दोनों क्वेश्चन में देख क्या पूछा है, कैश प्राइस। अगर सिर्फ कैश प्राइस पूछा है ना तो बैकवर्ड कैलकुलेशन का टेबल भी नहीं बनाना है, सीधा प्रेजेंट वैल्यू टेबल, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कैश प्राइस निकल गया। आपको बैकवर्ड का टेबल कब बनाना है? जब दोनों पूछे, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, क्योंकि वही टाइम टेकिंग का काम है। खाली कैश प्राइस तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल से 2 मिनट में निकल जाएगा, उसके लिए बैकवर्ड कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू टेबल जो एकदम पहले सिखाया था। पक्का? कर लेंगे। क्वेश्चन 3 होमवर्क। ये मेरा कंप्यूटेशन नंबर 1 कंप्लीट। अब मैं जाऊंगा कंप्यूटेशन नंबर 2 में। ये जो 2 सिखाने जा रहा हूं, सीए वालों को सिखाता हूं तो पूरा मेरे को 1-1.5 क्लास लगता है, 3-3.5 घंटा लगता है बताने में। तुम्हारा इंस्टीट्यूट बोला हमारे बच्चों को ना इतना टेंशन मत दिया करो, और वो आ गया थोड़ा शॉर्टकट पे। क्या है बताता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। सर इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम नहीं होता तो एन्युइटी वैल्यू से नहीं होता ना? बिल्कुल सही बात। फिर आपको टेबल बना के प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता। मतलब एन्युइटी तभी यूज होगा जब, सॉरी, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होगा। आदत, सॉरी, चल ना, हम उस कैमरा को देख के बोल रहे हैं, ये आदत बोलते हैं इसको। ये भी एक टाइप का पागलपन है। कंप्यूटेशन नंबर 2, केस 2। तुम्हारा इंस्टीट्यूट तुम्हारे लिए शॉर्टकट कर दिया, इजी कर दिया। तुमको इतना नहीं सीखना जितना मैं सीए में पढ़ाता हूं। तुमको क्या सीखना है वो सिखा रहा हूं, पहले समझना। बट सीए वाला चीज वो बहुत इंटरेस्टिंग था, तुम लोग वो मिस करोगे। तुम लोग मिस करोगे, अकाउंट्स में एफएम में आ जाएगा। मतलब तुम लोग को वहां सिखाने बोला है, सीए वाले को यहां पे भी सिखाना है, एफएम में भी सिखाना है। एक ही चीज, सब जगह घूम फिरा के एक ही काम करना है।
बहुत खराब है। हम तो तुमको बोल रहे तुम्हारा वो एग्जाम लेने का पैटर्न इज टफर देन सीए। वो जो नहीं देता ना गैप, पेपर भला ही कैसा हो बट पेपर लेने का तरीका इज टफ। और जो नया सिलेबस में इतना चैप्टर ऐड किया है बेवकूफ है। आप एक दिन का टाइम दोगे और आप बोलोगे हम पूरा बुक पढ़ के आ जाए। डीटी आईडीटी जो दिया है, एक दिन तो बहुत ज्यादा ही बोल दिया मैंने, 10 घंटे 8 से 10 घंटा। फिर तुम नेक्स्ट दिन जाएगा ही नहीं पेपर देने, तुम बोलेगा टेक रेस्ट नेक्स्ट टर्म। 6 महीने का रेस्ट मिल जाएगा एक बार में। पता है तुम्हारा टैक्स में डीटी आईडीटी में कस्टम है कि हटा दिया? एक्चुअली वो बोला खाली ऐड करना है, लेस करना भूल गया। वो खाली ग्रुप 1 ग्रुप 2 को एक करना है, एक कर दिया, सिलेबस कम नहीं किया। डिलीजेंटली सिलेबस नहीं बनाता है, बेवकूफ लोग सिलेबस बना रहे हैं। और हम सच बोल रहे हैं, जो भी उस पैनल में, एजुकेशन पैनल में सीएमए इंस्टीट्यूट में बैठा वो रियली बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है? उसको वो बोल रहे हैं हम तो पास हो गए, अब बच्चा समझे उसको क्या करना है। अबे सिलेबस ऐसे बनाया जाता है? आप फाउंडेशन में पढ़ा हुआ चीज वापस इंटर में क्यों दे रहे हो? क्या फायदा उसका? क्या लॉजिक है? बच्चा फाउंडेशन में नहीं पढ़ा तो फाउंडेशन टफ कर दो, पढ़ने लग जाएगा। पैसा क्या तो फिर वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो ना। एक्चुअली पैसा लेके वो लोग कोई घर नहीं जाता है, वो पैसा पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट में ही पड़ा रहता है। नो वन टेक्स इट होम। बेवकूफी है। मैं सीएमए इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन कमिटी और उनका सिलेबस वाला कमिटी से, तुम मेरे को बोलोगे तो हम उनको कुछ भी बोल के आ सकते हैं। इतना परेशान। दे डोंट इवन नो हाउ टू प्रिपेयर अ सिलेबस। आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना पुराना इंस्टीट्यूट, इतना साल से कर रहा है, अब सिलेबस नहीं। सेम सीएस का मार्केट खत्म होने का रीजन क्या है? ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनल जो उनके लोग थे उस इंस्टीट्यूट में वो सही नहीं है। उनका सिलेबस देखोगे ना, रोना आ जाएगा। वो लोग खून का आंसू रोता है। मजाक नहीं कर रहे हैं। उनको पता है एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, इंटर लेवल पे एक सब्जेक्ट में पता है 25 टाइप्स ऑफ लॉ पढ़ाया जाता है। 25 टाइप्स ऑफ लॉ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फेमा एक्ट, कंपनी लॉ तो अलग है, वो अलग लॉ है। तुम जो लेबर लॉ पढ़ते हो वो अलग सब्जेक्ट है। निकल। और एक में भी जो तुमको लेबर लॉ वगैरह दिया है ना, दिया तो 5 से 7 चैप्टर है, बट पूछता कुछ नहीं है। बहुत बेसिक। आप लेबर लॉ अपना फैक्ट्रीज एक्ट से ही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, बस बात घुमा बाद बाकी सबसे ऑब्जेक्टिव, सब ऑब्जेक्टिव। बट सीएस का वो 25 एक्ट पढ़ा रहे एक सब्जेक्ट में, 100 मार्क का सब्जेक्ट है, 25 एक्ट। और वो पेपर कहां से देगा किसी को नहीं पता। कैसे क्वेश्चन आता है? पूरा बुक से, ऐसे अपने बुक क्रिकेट खेलते ना बचपन में, वो लोग बुक क्रिकेट खेलता है, जो पेज खुला उसका एक लाइन लिया, कोटेशन मारा, एक्सप्लेन। भाई हम बोल रहे हैं तुमको, एंड दिस इज ग्राउंड ट्रूथ। तुम सीएस वाला किसी भी बच्चा से पूछेगा ना, भाई कैसा चल रहा है, वो बोलेगा मत पूछ भाई, पाप लगेगा तेरे को मेरा दिल जलाने के लिए। एक्सप्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन। कोई भी पेज से रैंडम, तुम बैठे ही रहे, तुम बुक खोल के भी आंसर नहीं निकाल पाओगे, फेल कर देगा। ऐसा पेपर बनाता है भाई, ऐसा चाहिए, चैट जीपीटी चाहिए भाई। देख हम तेरे को सच बताएं, हम लोग का क्या है, प्रेशर झेलने का हिम्मत था सीए करके। बट जो बच्चा अभी, और सीए सीईटी और इजी, सीएमए से भी इजी, सब पास होता है उसमें। तो सीए सीईटी से सीएस एग्जीक्यूटिव में, हम तो क्या है, हम इंटर के बाद एग्जीक्यूटिव में गए, तो मेरे को पता है कैसा टफ होता है। बट जो ईटी करके इंटर में जाता है उसको तो लगता है भाई हमारा ही जलवा है, एक बार में ईटी पास किए 300 ला के भाई,
और जलवा जाते ही इंटर में खाता। सच बोल रहा हूं। और ये तुमको कुछ बच्चों को सुनने में खराब लगता है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी इज फाउंडेशन जितना इजी होगा ना तुम्हारा करियर उतना खराब होगा। अगर पहले से टफ रहे ना, तुमको पहले से क्लियर रहना हमको मेहनत करना होगा तो बच्चा कर लेगा। बट पहले तुमने दे दिया इजी इजी, तो हम वो 6 महीना बर्बाद कर दिए कुछ बिना पढ़े, और अब आके देख रहे हैं पढ़ने बैठे। तो मेरा तो हम इन लोग को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, भला ही तुम्हारे सिलेबस में हो नहीं हो, सीए का क्लास में आके बैठा करो। हाँ ये लोग बैठता नहीं, बैठेगा तो सीखेगा ही नहीं कुछ। अगर हमको सीएमए का सिलेबस पढ़ाना हो ना अलग से, 30-40 क्लास में हम खत्म कर देंगे फाउंडेशन। 30-40 क्लास, इन लोगों को 100-100 क्लास बैठा दे। क्यों? बिकॉज वही सब चीज आज एज इट इज डिट्टो सिलेबस में है। तुम अपना सिलेबस खोल के देखो, फाउंडेशन और इंटर, तुमको सब चैप्टर एज इट इज। और जो फाउंडेशन में पढ़ाए थे ना, इंटर से ज्यादा डीप पढ़ाए थे। और क्योंकि इंटर में आने के बाद तुमको नॉलेज है एक, फाउंडेशन में तुम रॉ थे तो तुमको और डीप पढ़ाना पड़ता था। इसीलिए सीएमए फाउंडेशन वालों को, भला ही आप सीएमए कर रहे हो प्रॉब्लम नहीं है, क्लास सीए वालों के साथ करो और सब क्लास करो, सब चैप्टर करो। हम तो लोगों को बोलता भी था आना है तो आ सकते हो, बट तुम्हारा इच्छा है। मैक्सिमम लोग नहीं आते थे, बोला जब सिलेबस में नहीं है तो कहां जाना है हमको। बट द ट्रूथ इज आना चाहिए, बिकॉज यू लर्न अ लॉट देयर। या एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट, करंट, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सीखने चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बाद में बहुत काम आते हैं। नहीं हो जाएगा, ठीक। चलो सर, सीएस वालों को पूछेगा तो मुझे डिप्रेस लिखना स्टार्ट हो जाता है। नेहा बोल रही है हम सीएस वालों से बात किए तो मेरा डिप्रेशन आ गया। रियली उनका हालत बहुत खराब है, ट्रस्ट मी। मतलब वो जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, वो लिटरली कभी कभी फील करते हैं हम क्यों कर रहे हैं। 6-6, 7-7 टर्म तक इंटर क्लियर नहीं होता है, एंड ये ग्राउंड रियलिटी है। खाली एक ये बच्चा इतना अच्छा लाया, ये बच्चा, जो ग्राउंड रियलिटी है वो देखो, 6-6, 7-7 टर्म तक बच्चा पास नहीं होता। अब बोलेगा सर वो तो सीए में भी नहीं होता। सीए में जो बच्चा नहीं हो रहा है उससे पूछोगे ना, वो यही बात बोलेगा पढ़ते नहीं है। बट सीएस में ना पढ़ने वाला बच्चा भी फेल हो रहा है, क्योंकि उनका पेपर बनाने का कोई माथा मुंडू ही नहीं है, कुछ माथा मुंडू नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, बच्चा आगे निकलेगा। सीएस वाला किसको, अब सीएस किसको करना चाहिए? जो एलएलबी कर रहे हैं ना, उन्हीं को सीएस में हाथ लगाना चाहिए, अदरवाइज सीएस करना ही नहीं चाहिए। मेरे को कुछ बच्चे सीए वाले पूछते हैं सर हम साथ साथ सीएस भी कर लेगा। हम बोले हाथ मत लगाना, डिप्रेशन में आ जाओगे, फिर बोलोगे सीए हो रहा है सीएस नहीं हो रहा है। नहीं होगा सीएस। आप सोचेंगे सीए करके सीएस करेंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी बहुत मेहनत करना होगा। सीएस वाले में, सीएस में देख, एक तो मैं तेरे को बोला ना, मैं सीए इंटर के से गया था तो मैं तैयार था कि पेपर गंदा आता है, और मेरे को सीए इंटर के बाद डर लगना बंद हो गया, जिसको बोलते हैं ना डर लगना पेपर से, वो डर लगना बंद हो गया। दूसरा, सीए इंटर पढ़ने के कारण अकाउंट्स, कॉस्ट और टैक्स और कंपनी लॉ कहीं हद तक 4 पेपर मेरा बहुत स्ट्रांग था। तो अगर 800 में तेरा 350-400 मार्क्स स्ट्रांग हो तो तुम तो ऐसे ही आगे है दूसरों से। तो मेरे को सिर्फ कितना पढ़ना था? 4 सब्जेक्ट पढ़ना था, तो मेरा कंपटीशन उनसे था ही नहीं। मेरा रैंक आने का बहुत बड़ा कारण है बिकॉज आई हैव डन सीए। इसलिए नहीं कि मैं सीएस का बहुत अच्छा से पढ़ा, इसलिए कि मेरा सीए किया हुआ था, क्योंकि मैं 400 मार्क्स में पहले ही उनसे आगे था। मतलब रेस हो रहा है, 5 मीटर का रेस है, हम 2.5 मीटर पहुंच चुके हैं, अब तुम शुरू करो। तो हम तो धीरे धीरे भागेंगे तो भी पहुंच जाएंगे, वो वाला था। तो उन सब्जेक्ट को मेरे को, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता था, मैंने दिन रात सिर्फ लॉ पढ़ा है। मैं कोई अकाउंट्स कभी खोल के ही नहीं गया। वो लास्ट एग्जाम से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले खोल लिया, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, तो वो बहुत फायदा देता है, बहुत फायदा। तुम सीए में इंटर अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, फिर तुम सीए करना चाहोगे ना, थोड़ा गाइडेंस के साथ तुम सीए भी कर पाओगे। तुमको एक पहले लेवल हो जाता है कि हाँ अब एग्जाम कैसा होता है हमको समझ में आ गया, हम ये करेंगे, आप कर सकते हो। बट एक बार इंटर क्लियर होने के बाद, इंटर से पहले कुछ नहीं हाथ देना, नहीं तो क्या होता है, 2 नाव में सवार होने वाला डूबता ही है। इंटर के साथ कुछ नहीं, इंटर के बाद तुमको जो करना है। मेन इंटर इसलिए होता है क्योंकि इंटर में ना सिलेबस बहुत लंबा है, टाइम बहुत कम है। फाइनल लेवल पे क्या है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम पहले आर्टिकलशिप करोगे, सब ढूंढोगे, एक टाइम के बाद ही एग्जाम देने मिलेगा, तो टाइम है। इंटर लेवल में एकदम टाइम नहीं रहता,
इसीलिए इंटर लेवल के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। मैं सीए वालों को भी यही बोलता हूं कि इंटर जब तक खत्म नहीं होता कोई दूसरा कोर्स हाथ नहीं लगाना। हाँ, इंटर के बाद तेरे पास 2 साल 3 साल है, तेरे को जो एक छोटा मोटा करना है कर ले, मन का शौक पूरा कर लो, जिसको बोलते हैं डिग्री लेना है ले लो। सीए में इंटर देके छोड़ दो, इंटर पास हो जाएगा, फाइनल सीए फाइनल होने के बाद दे देना। तो उस तरीके से अपने आप को चैनलाइज करना पड़ता है। हम कॉलेज पास किए, कॉलेज के साथ साथ मेरा सीएस हो गया 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद मेरा सीए हो गया, क्योंकि हम वो साथ साथ पढ़ लिए थे। हम इंटर के बाद शुरू किए। पहले क्या था, सीए इंटर पास करने से सीएस फाउंडेशन एग्जाम नहीं था, सीएस और सीएमए में हमेशा सांठगांठ था। एक होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग से लड़ना है तो 2 वीक मिल जाओ, अभी भी है। ओके, मतलब अगर वो तो सीए में भी है, अब वो सीए में भी आ गया। तुम सीए में इंटर पास करेगा तो तेरे को सीए फाउंडेशन नहीं देना होगा, तुम सीधा सीए इंटर से चालू कर। हम लोग के टाइम सीए सीएस में ऐसा नहीं था। अगर आप सीए इंटर पास कर चुके हो तो भी सीएस फाउंडेशन देना होगा। बट जैसे ही मैं पास किया सीए इंटर, 6 महीने बाद एग्जामिशन, सीएस इंस्टीट्यूट बोला अब तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली दे सकते हो। मैं फाउंडेशन देने नहीं बैठता, कैसा लगता बताओ। वो बच्चा लोग आता, हम जाते बीच में, बोला सारा ये एग्जाम देने, मतलब सारा है, मतलब अरे भाई हम लोग तो थोड़ा मैच्योर तो थे ही। वो बच्चा लोग डर जाता, बोला हम लोग 12 के बाद आ रहे हैं, ये सीए पढ़ के आ रहा है, हम लोग क्या ही खेलेंगे इससे। तो हम इसीलिए हम फाउंडेशन नहीं देने वाले थे। जैसे ही एग्जामिशन आया हम एग्जीक्यूटिव में घुस गए, और एग्जीक्यूटिव घुस के मैंने उस तरीके से पढ़ाई। एग्जामिशन का बहुत फायदा होता है और फायदा उठाना चाहिए। तुम लोग क्या बोल रहे हैं, सीए में इंटर होते ही टैक्स वैक्स एग्जेम्प्टेड? ओके, लॉ नहीं देना। सीएस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एफए में। मेरा सीए इंटर में 700 मार्क्स का होता था, मेरा 503 आया था। 700 में 503, 72% था मेरा। नहीं, रैंक नहीं आया था, 10 मार्क्स से छूट गया था, जानते ही नहीं थे रैंक क्या होता। इंटर के टाइम एज क्या होगा, इंटर 2012 मतलब 19 साल। क्यों 19-20 में ही हुआ है। 2012 मई में दिया, मतलब मेरा 19 कंप्लीट हो गया, 20 चालू हो गया, वही होता है, वही चल रहा है सबका वही। मतलब कोई लेट ज्वाइन करता है तो बात अलग है, अदरवाइज से मेरा एकदम, मैं एकदम, जबकि मैं क्लास 3 2 बार पढ़ा। हाँ, मेरा क्लास 3 में क्या हुआ था, हम पहले एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। पापा बोले अब हिंदी में नहीं, इसको इंग्लिश में देंगे। अब इंग्लिश में देंगे तो पापा बोले कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको इंग्लिश मीडियम में 3 से डालो। तो हम 3 2 बार पढ़े हैं एक ही चीज। वो हाँ, उनमें है। बट वो सब में हाथ नहीं देना चाहिए। वो सब कब करना चाहिए, देखो तुम लोग भी ना अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से चालू करो। जैसे कोई मान लो करना चाहता है सीएफए, जॉब ढूंढ लो पहले। जॉब ढूंढने के बाद आजकल कंपनीज के यहां पॉलिसी होती है कि हम अपने एम्प्लॉइज को स्किल प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। वो लोग खुद पैसा देती है। अभी मेरा एक स्टूडेंट था जेवियर से, वो गया डेलॉइट में जॉब करने। डेलॉइट वाला बोल रहा है सीपीए पढ़ो, और सीपीए पढ़ने का इंक्लूडिंग ट्यूशन जितना खर्चा होगा डेलॉइट बियर करेगा। सीपीए यूएस का पब्लिक अकाउंट, मतलब यूएस का सीए। तो 2-2.5 लाख रुपया लगता है। पूरा कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। हमेशा जो भी तुमको करना है, एक कोर्स तुम अपने एक्सपेंस पे करो, फिर दूसरा कोर्स जॉब ढूंढ लो। जॉब के बाद कंपनी खुद पढ़ा देगा, क्योंकि कंपनी खुद चाहता है कि मेरे यहाँ जो इंप्लॉइज हो वो नॉलेजेबल हो, उसको जानना चाहिए। तुम पढ़े हुए रहोगे तो तुमको कंपनी पैसा देगा, और पैसा के साथ इंक्रीमेंट। जैसे ही तुम्हारा सीपीए क्लियर हो जाएगा, तुम 10 लाख से सीधा 15 लाख के पैकेज पे चले जाओगे। बड़ा फायदा है कि नहीं है? हमेशा वैसे ही पढ़ना चाहिए। एसीसीए सीपीए जॉब के साथ करो, कंपनीज बहुत देती है, बहुत पैसा देती है। कभी भी पहले 2-2.5 लाख रुपया खर्चा मत करो।
हमारा जितना में सीएमए पूरा हो जाएगा ना 3 साल 4 साल में, उन लोग का एक लेवल का खर्चा हो जाता है, 1-2 लेवल का। बहुत महंगे, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। और उसमें अगर गलती से फेल हो गए, वापस पूरा रुपया, हमारा तो खाली एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, उन लोगों का पूरा लाख रुपया वापस देना पड़ेगा। सीए फेल हो गए तो पूरा पैसा वापस। डिफिकल्ट। ऐसे वो इजी है। सीएमए का एवरेज पैकेज देख, ये सब सवाल का सही आंसर ना कोई देगा नहीं। क्यों? देने से उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तुम जितना भी यूट्यूब पे वीडियो देखेगा ना, सैलरी ऑफ अ सीए, सैलरी ऑफ अ सीएमए, सब झूठ है, सब झूठ। क्यों झूठ है? क्योंकि वो इंकरेज कर रहे हैं कि तुम ये कोर्स करो, हम ये कोर्स पढ़ाते हैं। डन। अब सैलरी की बात मैं तेरे को अल्टीमेट ट्रूथ बताता हूं। अगर आज मैं भी तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, मेरे यहां भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अगर मैं किसी को रिक्रूट करता हूं, मैं उसको सैलरी किस हिसाब से देता हूं? सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस देखता हूं। अगर वो आदमी या औरत ऑलरेडी कहीं 2-4 जगह काम किया हुआ और 2-3 साल अपना घसा हुआ है, हम उसको सीधा शुरू करते हैं 20,000 से। बट एकदम फ्रेशर है तो हम 15,000 से 12,000 से शुरू करेंगे। सर सीए में पढ़ा हुआ लड़का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? तुम सिर्फ पढ़े लिखे हो और तुमको कुछ नहीं आता है। तुमको पैसा कितना मिलेगा डिपेंड करता है तुम्हारा इंटर्नशिप कहां से हो रहा है, तुमको कितनी नॉलेज है अपने डोमेन की, तुमको कितनी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, तुमको कितनी नॉलेज है अपने वर्ल्ड अराउंड की, तब तो तुमको पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे सीए, सीएस, सीएमए तीनों में बोल रहा हूं। सीए में थोड़े कम है, सीए सीएमए में ज्यादा है, जो 20,000 रुपए प्रति महीने की भी नौकरी करते हैं। एंड दिस इज ट्रूथ, वेरी हार्श ट्रूथ। सुनने में खराब लगेगा बट 20,000 रुपए से ज्यादा का नौकरी नहीं मिलता। ऐसे भी है जिनको फर्स्ट पैकेज भी 15 लाख का मिला हुआ है, 16 लाख का मिला हुआ है, दोनों साइड है। 22 लाख का मिला हुआ है, दोनों साइड है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन तुमने किस तरीके से अपनी पढ़ाई और अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है। इसीलिए बोलते हैं पढ़ते समय नॉलेज कंटेंट पर इतना ध्यान दीजिए कि कोई आदमी आपसे पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली वहां बोल पाए। आधा अधूरा नॉलेज होता है ना, तो इंसान कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता है, सामने वाले को 1 सेकंड में समझ में आता है इससे नहीं होगा। जो कंपनी तुमको 15-20 लाख रुपया देगी, वो चाहेगी तुम उसके लिए 1.5-2 करोड़ रुपया कमाओ, क्योंकि तुम 1.5-2 करोड़ रुपया का काम नहीं करोगे तो 15-20 लाख उसके लिए नुकसान है। और इतना वर्थ तुम्हारे अंदर है क्या, पहले खुद सोच लो। तुमको लगेगा नहीं सर अभी तो बहुत सीखना है। स्किल्स, नॉलेज, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, बहुत मैटर करता है। और ये भी तुम ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा पहला पैकेज 15 लाख का लग जाता है बट तुम परफॉर्म नहीं कर पाते हो ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, कंपनी निकालेगी, कंपनी निकालेगी तो नई कंपनी ढूंढोगे। नई कंपनी को जब ये पता चलता है ना यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम अ जॉब, वो तुमको 15 तो नहीं देगी। कितना देगी? 10 देगी। वो 10 देगी बट तुम 10 के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। क्यों पता है? तुम्हारा माइंड बोलेगा साला 15 में काम किए आप 10 दे रहे हैं, करेंगे ही नहीं, और फिर जॉबलेस बैठे रहते हो। एक्स्ट्रा पैसा देना आज के दिन कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है कि एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाए ना, उसका दूसरी जगह जॉब ही ना लगे, क्योंकि कोई आदमी देगा नहीं उसको, कंपनी भी जानता है, और कोई आदमी देगा नहीं। तुम 15 से नीचे काम नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक जॉब किया जिसमें 15 लाख की सैलरी तुमने उठाई है, अब तुम्हारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या होगा? 15 या उससे ऊपर। तुमको कंपनी देगा नहीं। ये जो एक्स्ट्रा सैलरी पे करके रिक्रूट करने का तरीका है ना, एम्प्लॉय के मन में वो बैठा दो कि भाई तू यू आर वर्थ दिस, एंड इफ यू रियली आर नॉट वर्थ दिस, आगे बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड कंपटीशन इज ह्यूज मेरे भाई लोग। सिर्फ तुम नहीं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और तुम लोग से तोप बच्चे हैं मार्केट में। अगर तोप बच्चे हैं और तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम सोचो तुम कहां जाओगे। कहीं एमएनसी में या बड़ी कंपनी में जॉब लग गया तब तो पैसा मिल जाएगा,
गलती से प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में चले गए या फिर नॉर्मल में चले गए, 20-25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं देगा वो। प्राइवेट लिमिटेड वाला क्या सोचता है, इसका कहीं नहीं लग रहा इसलिए मेरे पास आया है, जो बोलेंगे उसी में काम करेगा। एक सीए में बना हुआ लड़का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जा रहा है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला तो ये समझ रहा है ना कि इसका कहीं लगा नहीं होगा। और तुमको ऐसा कोई आदमी मिले तो तुम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओगे? आंसर इज यस। भले ही तुम सीए में हो, हम तो 25 जारी देते हैं, रहना है रहो, नहीं तो मत रहो। ध्यान दो इन सब चीजों पे। दीज आर हार्श ट्रूथ। सुनना खराब लगता है बट सुनना चाहिए, बिकॉज रियलिटी होने से ना पता तुम मेहनत करोगे, नहीं तो तुम जीवन भर मेहनत नहीं करोगे। हम एक दिन वो ओरिएंटेशन वाले क्लास में बोले थे ना, सीएमए वालों को पढ़ना चाहिए, हम डांट दिए थे कुछ तुम लोग को। उसमें बच्चा है, सर आप ऐसे कैसे बोल सकते? तुम क्या बोले उसको? हम बोले पहले पूरा सुन फिर मेरे को बताना। फिर कुछ मैसेज नहीं किया, कुछ मैसेज नहीं किया। हाँ, तो हम क्या, हम पूछ के बोलेंगे तुमसे हमको क्या बोलना है। और भैया मेरा भी प्रोफेशन है, हम सीएमए से पैसा कमाते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हम पैसा नहीं कमाते, कमाते हैं। तो हम क्या तुमको झूठ बोले? हम तुमको ये बोले सीएमए बहुत अच्छा कोर्स है, सबको करना चाहिए, अपने भाई बहन को भी ले आओ, हम ये बोले? तुमको ये अच्छा लगेगा? हम ये बोलेंगे कल से कि तेरा भाई बहन को भी बोल सीएमए करेगा, सीएमए कुछ नहीं रखा है। गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। अब क्या हो गया, सच कड़वा है, तुमको हम शायद पसंद नहीं आएंगे, तुमको वो पसंद आएगा जो बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बट रियलिटी आएगा 5 साल बाद, जब तुम जाओगे जॉब में प्रॉब्लम होगा, तब तुमको याद आएगा साला वो आदमी सही बोला था। ये पूरा मार्केट ही यही है। आज के दिन माल उसी का बिकता है जो होप सेल कर सकता है। ये जो फिजिक्स वाला बड़े बड़े ये जो लोग हैं, दे आर सेलिंग होप्स, दे आर नॉट सेलिंग पढ़ाई, दे आर सेलिंग होप। मेरे पास आओ बन जाओगे। बड़े बड़े इंटरव्यू यूट्यूब पे डाल देते हैं, ये एक बच्चा है 10 साल से नहीं बन पा रहा है, देखो बन गया। सब लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम कल एक बहुत जोरदार लाइन पढ़ा, मतलब कल हम उस थॉट को बहुत मानता था और उसके कारण ही हम एग्जिस्ट करता है। कल मैं एक जन के बारे में पढ़ रहा था, तुम लोग जानते होंगे, पीवी नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के। तो मैं कल एक बुक खरीदा, कल मैं गया बुक खरीदा, बुक में है 75 आइकॉनिक इंडियंस, 75 आइकॉनिक इंडियंस के बारे में, उसमें हर जन के बारे में 5-7 पेज लिखा हुआ है। तो कल मैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में पढ़ रहा था। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? जो 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था ना इंडिया में, जिसके कारण आज हम लोग एग्जिस्ट कर पा रहे, नहीं तो इंडिया खत्म हो जाता उस दिन। किसी ना किसी कंट्री के, जैसे आज श्रीलंका का हालत है, कोई ना कोई कंट्री पे आश्रित, वैसे ही इंडिया भी हो जाता। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाया था, लिबरलाइजेशन इंडिया में आया था, मनमोहन सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव उसमें कोट कर रहा है, मनमोहन सिंह उनको बोला कि वो पीवी नरसिम्हा राव पूछा कि ये सब कर देंगे, ग्लोबल मार्केट इंडिया में खोल देंगे तो इंडियन बिजनेस का क्या होगा, लोग वोट नहीं करेंगे, हमारा तो सत्ता चला जाएगा। बोला सर, कंपटीशन विल हर्ट समवन। कंपटीशन ऐसी चीज है जो किसी ना किसी को हर्ट करेगा, और किनको हर्ट करेगा? इनएफिशिएंट लोगों को हर्ट करेगा। आप देश बचाना चाहते हैं कि सत्ता बचाना चाहते हैं? अगर आप इसको ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में नहीं खोलेंगे, आप डेट से खत्म हो जाएंगे। आप खोल दीजिए, कुछ लोग जरूर नाराज होंगे, क्योंकि जो इनएफिशिएंट है ना, जिनको कॉम्पिटिशन, आज कौन बोलता है कि भाई हम ये सही नहीं है? जिनको ऐसा लगता है कि इनके आने से मेरा खराब हो जाएगा। यही हो रहा है। एआई ने नौकरी, जैसे बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहा है कि एआई आने से हम लोग का कुछ नहीं जाएगा। तुम अपना स्किल डेवलप करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बढ़ने से नहीं रोक सकोगे तुम अपने आप को डेवलप करो। कंपटीशन विल हर्ट दोज हु आर इनएफिशिएंट। आज मेरा कलकत्ता में फाउंडेशन लेवल की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा कंपटीशन थे मोहित अग्रवाल सर। मतलब फाउंडेशन लेवल में हम लोग का नेक टू नेक चलता था, नेक टू नेक। हम लोग का ऐसा कंपटीशन था, इस टर्म में 10 रैंक मेरा, नेक्स्ट टर्म में 6 रैंक उनका, 8 रैंक 10 रैंक उनका, नेक्स्ट टर्म में मेरा, अरे मेरा कम कैसे हुआ और बढ़ाना है। वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन फाउंडेशन लेवल पे हम लोग जोरदार कंपटीशन। हम कभी मोहित सर से बात नहीं किए लास्ट 2 साल, मेरी शादी के बाद से लेकर 2-2.5 साल तक मैंने कभी उनसे फोन पे बात नहीं की, एक दिन भी नहीं, एक बार भी नहीं। मेरा उनसे कुछ मतभेद था हमारे सोचने के तरीके में, तो हम लोग कभी बात नहीं करते थे। बट उनके कारण आज मैं इतना डेवलप किया हूं, क्योंकि मैंने उनके कंपटीशन को
चैलेंज करके अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। आज तुम फाउंडेशन लेवल में चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, जिस लेवल पे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं फाउंडेशन लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया कोई भी टीचर खाली सामने रख लो, क्लास करना शुरू करो, तुम बोल दोगे ना सर ये अच्छा पढ़ा रहा है, मैं तुम जो बोलोगे वो करूंगा। मैंने अपने कंटेंट को इतना रिफाइन किया क्योंकि मेरे को उस कंपटीशन में आगे निकलना है, मेरे को खड़ा रहना है कि दूसरा जन मार्केट में नहीं आना चाहिए। वैसे फाउंडेशन ऐसा प्रोडक्ट है ना जहां पर आप मोनोपोली नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में बहुत सारे बच्चे अपने क्लास 12 वाले टीचर से भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन नहीं लेते, यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो वो कभी नहीं हो सकता कि एक अल्टीमेट कोई राजा होगा। बट दो राजा होगा तो उसमें कंपटीशन में एक आगे जाएगा एक पीछे रहेगा, तब तो मजा आएगा। उनके जाने से ना वो कंपटीशन का स्पिरिट खत्म हो गया। कलकत्ता में और कोई टीचर ही नहीं है ढंग का। वो थे ना तो लिटरली हम फील करता था कि हमको काम करना है। हम तुमको बोल रहे ना, जो स्पिरिट उनके अंदर था कलकत्ता का दूसरा कोई टीचर में नहीं, कोई दूसरा टीचर में नहीं, कोई दूसरा टीचर लड़ ही नहीं सकता। अब मतलब फाउंडेशन में हम तुमको बता रहे हैं, लिटरली हमको ऐसा लगता ही नहीं कंपटीशन है, बच्चे अपने आप। अब सीएमए फाउंडेशन, जैसे उनके पास सीएमए फाउंडेशन बहुत ज्यादा होते थे, हमारे पास सीए फाउंडेशन बहुत ज्यादा होते थे। सीएमए फाउंडेशन जनरली बच्चा उन्हीं के यहां पढ़ता था, अब सीएमए फाउंडेशन के बच्चे हमारे यहां आने लग गए। क्यों? कंपटीशन खत्म हो गया ना। बट इसे मजा नहीं आ रहा है। मजा कब आता है? जब वो रहते, आजा लड़ते हैं, करते हैं, देखते हैं कौन आगे निकलता है। दैट इज हाउ यू डेवलप। कमाई ना कम बेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब कोई सामने टक्कर वाला रहता ना तब मजा आता है खेलने में। तुम सामने बच्चा को बैठा लो, टेबल टेनिस खेलो, बार बार जीतो, क्या मजा है? सामने लाओ अपने लेवल से ऊपर का और जीत के दिखाओ, तब देखो तुम्हारा कैसा जोश आएगा कि भाई आज तो खेले हम। दैट इज हाउ यू डेवलप। Competition is never bad. Competition is always good. But when you make competition the reason of your depression, you are wrong. Competition is not wrong. लोग बोलते हैं competition create depression. आप competition सह नहीं पा रहे हो इसीलिए आप ये बोल रहे हो। एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और आज की नहीं है, 400-500 साल पुरानी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। बोलता है वही जिएगा वर्ल्ड में जो फिट है, जो नहीं है उसको मार दिया जाएगा। यही तो बात कंपटीशन बोलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट है उसी को लिया जाएगा, जो नहीं है वो साइड हो जाओ। और तुमको रेस में नहीं आना, तुम पहले ही साइड खड़े हो जाओ। तुम बीच में लोगों को उंगली करोगे, लोग कुचल के चले जाएंगे। दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि रैंक देने का क्या जरूरत है, रैंक देने से डिमोटिवेशन होता है उनके मन में। अरे क्या डिमोटिवेशन होता है? जो अच्छा किया है उसके मन में तो मोटिवेशन आना चाहिए ना। अब क्लास 12 में 95% वाला लाने वाला लड़का भी मोटिवेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सभी का सुने वही इतना ही आया है, भैया सबका 95 आया है, तो हम कुछ भैया उखाड़े नहीं है। मम्मी पापा को अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी पापा को सिनेरियो ही नहीं पता, उनको लगता है मेरा बेटा का 95 आया। बट मम्मी पापा अगर 10 घर जाके देखेंगे ना, 10 में से 9 घर 95 ला रहा है। कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज गुड, एंड बिना कॉम्पिटिशन के आप कभी भी इंप्रूव ही नहीं कर पाएंगे। इट इज द सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट। जब तक कंपटीशन नहीं होगा कोई इंसान काम ही नहीं करेगा। आपके अंदर भी ये तभी आएगा जब आपको दिखेगा कि अगर हम नहीं किए पढ़ाई, हम नहीं किए अच्छा सा इंटर्नशिप, तो हमको कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। और डर होना चाहिए। डर नहीं होता है ना तो इंसान काम नहीं करता है, डर होता है ना तो अपने आप काम कर लेता है। जिसके मन में भय नहीं है वो इंसान कभी कुछ नहीं बन पाएगा। आज पापा लोग से हम लोग इतना कतराते क्यों हैं? कुछ भी एक मन में भय तो, डर तो है ना कि गलत काम करेंगे तो पापा हमको बोलेंगे गलत बात। इसीलिए तो तुम भद्र हो, नहीं तो तुम क्या हो जाते तुम समझ रहे हो? जानवर से भी बदतर। डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर नहीं होगा तो तुम कभी कंट्रोल में ही नहीं रहोगे। हाँ, फोर्सफुल डर इज बेकार। उससे क्या होता है? उससे आता है तुम्हारे अंदर, क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह का भाव जिसको बोलते हैं ना, वो विद्रोह का भाव आता है। कोई भी फोर्सफुल डर कर रहा है, तुमको रोज थप्पड़ मार रहा है, तुमको रोज वो कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर विद्रोह का भाव आ जाएगा। एक दिन हमको मिलेगा, हम काट देंगे उसको। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। बट वो जो डर होता है ना कि आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे, वो डर बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन में भी डर होना चाहिए, डर बहुत जरूरी है। एंड इससे डिप्रेशन नहीं होना है, इससे ये समझना है कि हमको मेहनत करना, और मेहनत से अगर डिप्रेस हो रहे हो तो तुम गलत जगह पे आ गए। तुमको फिर ये सब नहीं करना चाहिए। एंजॉय करो लाइफ।
मेहनत से कभी डिप्रेस नहीं होना है कि और इतना पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ा, तुम अकेले थोड़ी हो। और तुमको अच्छा लाइफ चाहिए तो ये मेहनत करना पड़ेगा। आज कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना। मेहनत से नहीं डरना चाहिए। जो इंसान मेहनत से डर रहा है वो इंसान गलत है, वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एंड ये वर्ड सक्सेस सबको चाहिए, बट इस सक्सेस के पीछे का जो हार्डशिप है ना, वो कोई नहीं करना चाहता। सबको चाहिए 15 लाख का जॉब, और 15 लाख जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा वो कौन कर रहा है देखो। मेहनत कीजिए और अपने आप को कभी भी इंफीरियर मत समझिए। आप में से ही कोई बच्चा कुछ बहुत अच्छा करके निकलेगा, बट सबको ट्राई करना पड़ेगा। बहुत बच्चे अपने आप को इंफीरियर समझ लेते हैं कि हम क्या ही कर पाएंगे। यू आर नॉट इंफीरियर, एवरीवन इज यूनिक। आज इसके अंदर अगर कोई कुछ खराब है तो इसके अंदर कुछ यूनिक भी है। ये शायद उसको देख नहीं पा रहा है, इसीलिए ये अभी तक उतना आगे नहीं निकल पाया। देख लेगा ना, ये उस दिन आगे निकल जाएगा। हर जन के अंदर ऐसा होता है, कुछ अच्छा और कुछ खराब। अपने अच्छे को कैपिटलाइज कीजिए। आज हम जॉब करने जाते हैं ना, हम शायद सबसे खराब इंप्लॉई होते हैं, क्योंकि हम किसी का सुन नहीं सकते। हम नहीं सुन सकते। हम कभी काम में, तुम जितना भी काम बोलोगे, हम कभी भी काम में वो नहीं करेंगे कि निकल गए जल्दी, नहीं करना है, वो नहीं करेंगे। बट हम सुन नहीं सकते। मतलब हम काम भी करें और तुम मेरे को बोलोगे भी, तुम चाहे कोई भी हमसे, हमको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरा ऐसा मिजाज है कि अगर मेरे पापा भी गलत बात बोल रहे ना, तो हम उनको भी बोल सकते हैं कि आप गलत बोल रहे, सही नहीं है। मेरी मम्मी लोग कभी भी घर में दूसरे का बात मेरे सामने नहीं करती, क्योंकि हम बोल देते हैं क्या सब बात कर रहे हो उल्टा उल्टा। हम इंप्लॉई होते तो हम एकदम खराब वाले इंप्लॉई होते, वर्स्ट इंप्लॉई। अगर कोई अवार्ड होता तो मेरे को मिलता हर साल, हर साल मिलता, हर साल फर्स्ट होते उसमें। तो हम किए नहीं ना, हम जॉब किए ही नहीं, हम यहां आ गए, क्योंकि हमको पता था मेरा स्ट्रेंथ क्या, हम क्या कर सकते हैं। वो पता करने के लिए अपने आप में बहुत मेहनत करना पड़ता है कि आप क्या चीज के लिए बने हो, क्या चीज के लिए नहीं बने हो। ये सब चीजों को ध्यान रखिए, लाइफ बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे। और कुछ नहीं है आपको, अब हम इंस्पिरेशन लग रहे होंगे, मेरा इंस्पिरेशन कोई और है, सबका अपना अपना इंस्पिरेशन होता है। तुमसे एक लेवल ऊपर वाला आदमी तुम्हारा इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि तुमको ऐसा लगेगा हमको ऐसा बनना है। बट आई एम नॉट दी वन जिसको आपको ये करना चाहिए कि हमको सर जैसा बनना है। नहीं, हम कुछ भी बन सकते हैं, हमको मेहनत करना है। सर जैसे बनना क्या है वो पता नहीं, वो तो कहीं और जाएंगे, सर से ऊपर जाएंगे आप। कोई एक फायदा नहीं। हमको एमएस धोनी मेरा इंस्पिरेशन है, तो हमको एमएस धोनी थोड़ी बनना है। नहीं, हमको उसके जैसा बनना है, उसके जैसा स्किल्स लाना है, उसके जैसा खुद को बनाना है। हम इंडियन कैप्टन नहीं बन पाएंगे इस जीवन में, तो अब नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। हो गया, ये जीवन खत्म है मेरा इंडियन कैप्टनशिप के लिए। हाँ, बट हम उसका जो टैलेंट है, उसका जो सोच है, वो अपने अगर प्रोफेशन में ले आएंगे तो शायद हम इस प्रोफेशन में बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो आपको किसी की तरह नहीं बनना, आपको सबकी अच्छाई अपने अंदर लेनी है कि यार इसका ये यूनिक फीचर है, ये मेरे अंदर होना चाहिए। हम अपने आप को वैसे डेवलप करेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट कि आप कहां से क्या चीज सीख सकते हैं। आजकल लोग इसको ईगो में ले लेते हैं, क्या ही है यार, हम इससे ज्यादा है। ये बोलने से अच्छा, क्या ही है बोलने से अच्छा, इसमें जो है वो हम क्या ले सकते हैं वो सोचो। क्या ही है क्या नहीं है वो तुमको किसी का औकात कुछ नहीं पता है। सामने से सब सिंपल सिंपल लग रहा है, अंदर हो सकता है उसके अंदर भी भौकाल टाइप का कुछ हो। इसीलिए किसी से भी तू तड़ाक, लड़ाई झगड़ा सामने ऐसे नहीं कर लेना चाहिए। करने से पहले सोचो, अगर वो निकल गया हमारा बाप तो क्या होगा। आप सामने वाले का अच्छा लेना का कोशिश करो। आप ये मत समझाओ कि आपके अंदर पहले से बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के अंदर ये ईगो होता है जिसके कारण वो कभी डेवलप नहीं कर पाते। किसी का अच्छा ही है तो हम उसको लेंगे यार। आज अगर मैं देखता हूं कोई 2-4 टीचर है यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरा भी मन करता है हमको भी यूट्यूब पे आना चाहिए, इससे बहुत बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे। जितना टाइम रहता है थोड़ा बहुत देने का कोशिश करते हैं। हाँ, हम ये नहीं कर सकते कि हम लाइव क्लास कैंसिल करके बोलेंगे यूट्यूब मार्केटिंग करेंगे, ये मेरे बस का नहीं है। ऐसा होता है, बहुत टीचर जब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं तो उनका जो मेन काम है ना, वो मेन काम साइडलाइन हो जाता है। वो मेन काम साइडलाइन नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें समझे। आइए अब हम लोग चलते हैं, हो गया बहुत ज्ञान हो गया, केस 2 पढ़ते हैं।
तुम्हारा इंस्टीट्यूट जो सिखाने मांग रहा है वो इतने टाइम में बहुत आराम से हो जाएगा। तो हम तुमको क्या लगता है? सुनो, आजकल ब्लैक शर्ट व्हाइट शर्ट, पांडे जी स्मार्ट नहीं हो गए थोड़े, या स्मार्ट बन रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ, आज वो आया नहीं है कोलंबो, जो कल आया था, नहीं तो वो बताता तेरे बारे में। तेरा सच वही बताइए, लोटस बताएगा। चलो सुनो, अब दूसरा क्या सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही चिंदी है। हाँ, 2 केस और है, सुनना। पहले केस 2, आपको क्वेश्चन में डाउन पेमेंट बता देगा, इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट बता देगा। क्या क्या बता दिया? डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, कैश प्राइस बता देगा। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डाउन पेमेंट बताएगा, इंस्टॉलमेंट बताएगा, कैश प्राइस बताएगा, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। सर ये तो बहुत सिंपल है। नहीं, इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट हो तब तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ, डाउन पेमेंट देगा, इंस्टॉलमेंट देगा, कैश प्राइस बता देगा, बोलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करो हर इंस्टॉलमेंट में, बट द प्रॉब्लम विल बी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ रहेगा। अब यही चीज जब मैं सीए में सिखाता हूं ना, हम लोग पहले इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट तुम्हारा सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है कि मेरे बच्चों को ये आईआरआर वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला या सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूं, उससे निकाल लेना। इंटरेस्ट रेट नहीं भी दिया हो तो इंटरेस्ट निकाल लेना। मैंने बोला कैसे करवाना है बताइए। देखो क्या बोला, बोला पहला केस, लिखना मत कुछ भी, पहला केस, इसी केस 2 में पहला बोला डाउन पेमेंट, मान लो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, डाउन पेमेंट 50,000, इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर 40, एट द एंड ऑफ 2nd ईयर 35, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर 30, एट द एंड ऑफ 4th ईयर 25। ये इंस्टॉलमेंट हो गया, ये डाउन पेमेंट हो गया। मतलब टोटल पेमेंट आपको करना है, हायर परचेज प्राइस 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18। देखो 1,80 आ रहा है क्या? 1,80,000 आ रहा है। ये 1,80 आपको पेमेंट करना है, ऐसे ऐसे। डन। क्वेश्चन में एक और बात बोली, बोला द पोर्शन ऑफ कैश प्राइस, द पोर्शन ऑफ कैश प्राइस in each installment, the portion of cash price in each installment is same। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश प्राइस का एलिमेंट है वो क्या है? सेम है। क्वेश्चन बोला इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो, एंड नंबर 2 वापस कैश प्राइस का भी अमाउंट निकालो। क्या अभी तक मैंने तुमको कैश प्राइस दिया था? नहीं, तो बोला इंटरेस्ट भी निकालिए, कैश प्राइस भी निकालिए। अब देखो कैसे करने बोला, सुनो, कुछ करना मत, सुनो खाली। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको बोला कैश प्राइस निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए। अब आपका इंस्टीट्यूट देखो क्या बोला, सिंपल सिंपल बात बोला, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। मानते हो ये बात? यस और नो? पक्का? दूसरा, क्वेश्चन में पहले बोला जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा वो हर इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? सेम होगा। बोला ये बात? हां। बट इंटरेस्ट कंपोनेंट मेरे को बताना, क्या कभी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों सेम नहीं हो सकता? अगर ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वेरी कर रहा है 40, 35, 30, 25 और हर में प्रिंसिपल सेम है, तो प्रिंसिपल सेम होगा तो इंटरेस्ट कैसे सेम हो सकता है? जब तुम्हारा अमाउंट हर बार, अगर प्रिंसिपल सेम होगा, इंटरेस्ट सेम होगा, तो फिर तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी सेम होगा। तो इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता। एक बात बता, फर्स्ट ईयर में जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, फर्स्ट ईयर में आपको किस वैल्यू पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? सर टोटल कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, यानी जितना टोटल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है ना, उन सबका वैल्यू पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। हमारे यहां टोटल प्रिंसिपल पेमेंट देख कितने हैं? 4 प्रिंसिपल पेमेंट है, हाँ या ना? फर्स्ट ईयर में जब इंटरेस्ट निकलेगा चारों पर निकलेगा, हाँ या ना? चारों पर।
सेकेंड ईयर में एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगा, तो अब इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा? 3 पर। थर्ड ईयर में 2 पेमेंट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और लास्ट ईयर पे कितना बचेगा? 1। यानी पहला इंस्टॉलमेंट में 4 प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, दूसरा इंस्टॉलमेंट में 3 प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, तीसरा इंस्टॉलमेंट में 2 प्रिंसिपल का इंटरेस्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट में 1 प्रिंसिपल का इंटरेस्ट। मानते हो क्या? अब तुम्हारी इक्वेशन बन गई, देखो P प्लस 4i इक्वल टू 40,000, P प्लस 3i इक्वल टू 35,000। अगर ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया है तो क्या तुम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाओगे? देखो बताओ, P प्लस 4i 40, P प्लस 3i 35, क्या करूं बताओ? दोनों को माइनस करूं तो बता, दोनों को अगर माइनस करूंगा क्या बचेगा? I इक्वल्स टू 5,000। ये इंटरेस्ट सुन, ये I निकला है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा हर इंस्टॉलमेंट का। हाँ यार, तो पहला I निकल गया, तो सुनना, मैं इस पर्टिकुलर में इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो क्या तुम प्रिंसिपल निकाल पाओगे? P प्लस 4 इंटू 5,000 इक्वल टू 40,000, P इक्वल टू 20,000। मतलब हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का कंपोनेंट 20 है, तो अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, आया ना? तो टोटल प्रिंसिपल का कंपोनेंट 80 प्रिंसिपल का कंपोनेंट और डाउन पेमेंट दिया 50, तो टोटल कैश प्राइस 1,30,000। 80,000 तो प्रिंसिपल ये हो गया और 50,000 का डाउन पेमेंट हो गया, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 1,30,000। ये निकल गया कैश प्राइस। और इंटरेस्ट निकालना है पहले वाले का 4 इंटू आई, 4 इंटू आई 20,000, फिर 3 इंटू आई 15, 2 इंटू आई 10, 1 इंटू आई, हाँ वो 20, 15, 10, 5, 50,000, करेक्ट। हाँ ऐसा कर सकते हो, बट टोटल थोड़ी निकालना है मेरे को, तो हर इंस्टॉलमेंट का निकालना है ना। टोटल निकालना हो तो फिर तो कैश प्राइस निकाल माइनस कर आ जाएगा, मेरे को हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालना है। पहले बताइए ये बात समझ में आई क्या जो मैं किया? साइमल्टेनियस इक्वेशन तो बहुत ही बड़ा नाम है, ये नॉर्मल चीज है, हमको वो मैथ्स आता नहीं। परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। अब सर परसेंटेज कितना होगा? मैं कुछ बोल रहा हूं सुनना। 80,000 पहला साल में प्रिंसिपल 80, इंटरेस्ट 20,000, 25% बोल सकता हूं, इंटरेस्ट रेट 25%। पहला साल फर्स्ट ईयर। टोटल प्रिंसिपल कितना बाकी होगा? 80,000, 20 का 4 80, 80 के ऊपर 20,000 का इंटरेस्ट 25। नेक्स्ट ईयर में 60 के ऊपर 15 का इंटरेस्ट 25%, फिर 40 के ऊपर 10 का इंटरेस्ट 25%, फिर 20 के ऊपर 5 का इंटरेस्ट 25%। इंटरेस्ट रेट इज 25%। बताया नहीं, बट आप ऐसे निकाल सकते हो। बट ये तभी पॉसिबल है इक्वेशन जब प्रिंसिपल का अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट में कांस्टेंट है। और पता है प्रिंसिपल का अमाउंट कांस्टेंट कब होगा? जब 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट है। देख इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 5, इन दोनों के बीच में 5, इन दोनों के बीच में। अगर कांस्टेंट अमाउंट से इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिर रहा है, मतलब प्रिंसिपल सब में क्या है? सेम है, क्योंकि जैसे जैसे प्रिंसिपल पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कम होते जाएगा। ये पहला इजी वाला तरीका, सिंपल वाला तरीका। क्वेश्चन आपको ना ये वर्ड्स देगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्वेश्चन विल गिव यू वर्ड्स, या ऐसा हिंट देगा, पहला 40, फिर 35, फिर 25, फिर 20, फिर 15। जब आपको दिख रहा है कांस्टेंट अमाउंट से फॉल कर रहा है तो आप लिख दो अजम्पशन, प्रिंसिपल पेमेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट इज सेम। ये समझ में आया सबको? आपका इंस्टीट्यूट इजी कर दिया, आपका इंस्टीट्यूट वाला ज्यादा माथा मत लगाओ, इसे कर लेंगे हम लोग। बट दूसरा चीज देखो इंस्टीट्यूट क्या बोला। अब मैं केस 2 ले रहा हूं, इसी में बी ले रहा हूं, सुनना। अब इंस्टीट्यूट देख क्या इंफॉर्मेशन दिया। कैश प्राइस 5 लाख बता दिया, ठीक। डाउन पेमेंट 2 लाख, कैश प्राइस 5, डाउन पेमेंट 2, लोन कितने का? 3 लाख का। 5 में तो 2 आज ही पेमेंट करना है, तो लोन कितने का? 3 का।
3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा, कुछ मत बोलना, कुछ मत लिखना, 1/60, 1/30, 1/10, 3 इंस्टॉलमेंट। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा? आप देखोगे तो अमाउंट देख के ही समझ में आ जाएगा। 1 लाख इंटरेस्ट 1 लाख का है, तो तीनों इंस्टॉलमेंट को टोटल कर 4 लाख, जबकि प्रिंसिपल कितना था 3 लाख, तो इंटरेस्ट कितने का 1 लाख। अब क्वेश्चन अराइजेस, आपको निकालना है इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट में कितना। रेट नहीं बताया है, रेट नहीं बताया है, आपको बोल रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट निकालिए। पहले मेरे को बता टोटल इंटरेस्ट कितना। सर इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट है 4 लाख माइनस लोन का अमाउंट है 3 लाख, हाँ तो इंटरेस्ट हो गया 1 लाख। नहीं तो ऐसे कर ले, हायर परचेज प्राइस 6 लाख, कैश प्राइस तो 1 लाख आएगा। अब इस 1 लाख का इंटरेस्ट को देख कैसे बांटने बोला। तुम्हारा इंस्टीट्यूट देखो क्या बोला, सीए में कराता तो मैं रेट निकालता, अपना इंस्टीट्यूट बोला ऐसा मत कीजिए। मैंने बोला क्या करना है, बोला ये 1 लाख का इंटरेस्ट को आप डिवाइड कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बोलता हूं। मतलब देखो क्या बोला, मेरे को बता फर्स्ट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना, टोटल सर ये पूरा का पूरा तीनों बाकी है 4 लाख। सेकेंड ईयर में 1/60 पेमेंट हो गया, कितना बचेगा 2/40। थर्ड ईयर में 1/10, बोला ये 40:24:11 का रेशियो में इंटरेस्ट को बांट दीजिए। अरे इंटरेस्ट लगता किस पे, अरे सर कितना प्रिंसिपल बाकी है उस पे लगता है। अब प्रिंसिपल तो मेरे को नहीं पता, रेट मेरे को नहीं पता, तो बोला जितना इंस्टॉलमेंट्स का वैल्यू आउटस्टैंडिंग है उन इंस्टॉलमेंट की वैल्यू की रेशियो में बांट दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा इंटरेस्ट भी उतना बड़ा होगा। तो अगर शुरू में 4 लाख बाकी है तो 4 लाख के रेशियो ले लीजिए, फिर 2/40 बाकी है 2/40, फिर 1/10 बाकी है 1/10, इस रेशियो में आप इंटरेस्ट को बांट दीजिए। बट ये गलत तरीका है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? इसके बाद जब तुम इंटरेस्ट निकाल के इंटरेस्ट रेट निकालोगे ना, हर बार इंटरेस्ट रेट चेंज आएगा, अलग अलग आएगा। इंटरेस्ट रेट अलग अलग नहीं होता, जनरली इंटरेस्ट रेट इज कांस्टेंट। यहां पे इंटरेस्ट रेट हर साल अलग अलग आएगा, इसीलिए ये तरीका गलत है, ये तरीका सही नहीं है। बट आपका इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, बोलता है आपको इंटरेस्ट रेट आईआरआर करने का दरकार नहीं है। वो आईआरआर सिखाना 2 घंटे का काम है। अगर हम आईआरआर सिखाएंगे हमको 2 घंटा लगेगा तुमको तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए, 2 घंटा। बट तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का सिर्फ इतना सा है कि जितना भी तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट है उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की रेशियो में बांट दो। पहला साल टोटल आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट कितना 4 लाख, दूसरा साल 4 लाख में 1/60 पेमेंट हो गया तो कितना बचा 2/40, फिर 2/40 में 1/30 पेमेंट हो गया, कितना बचा 1/10। इसकी रेशियो में आप इंटरेस्ट को बांट दीजिए। डन। यहां पे देख तुम्हारा जो इंस्टॉलमेंट है उसके बीच का डिफरेंस सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो यहां फिर वो वाला अजम्पशन लेना ही मत कि प्रिंसिपल का पोर्शन सेम है, वो यहां पे मत लेना। प्रिंसिपल का पोर्शन सेम होगा तो डिफरेंस बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट विल बी कांस्टेंट होगा उसमें। क्लियर है क्या बात? ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट बोलता है 2 तरीका सिखाने का, ये मैंने दोनों तुमको बताए। अब ये दोनों तरीके एग्जाम में यूज करते समय कंफ्यूज मत होना। पहला वाला तरीका तब यूज करेंगे जब प्रिंसिपल अमाउंट इन ईच इंस्टॉलमेंट इज सेम। दूसरा वाला तरीका जब यूज करेंगे जब कुछ नहीं बोलेगा और आप देख रहे हो सब में डिफरेंट वैल्यूज है, तो इन दैट केस आप सीधा रेशियो में बांट देना। इंटरेस्ट का रेट ऐसे निकला था, पहला साल तेरा टोटल प्रिंसिपल कितना बाकी है, टोटल प्रिंसिपल 80, उस 80 पे 20,000 इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया होगा। अगर 80,000 के प्रिंसिपल पे 20,000 का इंटरेस्ट है तो रेट निकाल लो। 80,000 के प्रिंसिपल पे 20/80 इंटू 100 25%, और तुम सब में लगा 25% ही दिखेगा तेरे को। डन है क्या बात? पक्का? नेक्स्ट क्लास इसको लिखवाऊंगा अच्छे से क्वेश्चन करवा के। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जाओ। हाँ होमवर्क दे रहा हूं।
आज तारीख क्या हो गया? सिंगल एंट्री का अभी जस्ट यूट्यूब पे अपलोडेड है। मैं तुमको एक सेकेंड, क्या भेजना है? सिंगल एंट्री का ना? कंपनी ब्रांच कहां गया? ओके, तो उसमें तो है ही है, ये भेज देता हूं। मैं लिंक भेज रहा हूं आपको, इसमें मिल जाएगा वो सिंगल एंट्री वाले का सॉल्यूशन। भेज दिया मैंने ग्रुप में। जो सिंगल एंट्री का लास्ट डे क्वेश्चन दिया था ना, दिसंबर 19 का या 22 का, 19 वाले का तो होगा सॉल्यूशन, वो तो उसी में होगा। 22 का ना, उसका आंसर उसमें मिल जाएगा वीडियो में, मैंने करवा लिया है सॉल्व उसको। अब आप लिखेंगे होमवर्क फॉर टुडे। इंश्योरेंस क्लेम का सारा क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं हुआ ना? एक काम करो, उससे हो गया क्या? एक सेकेंड, इस प्रैक्टिस बुक से इंश्योरेंस क्लेम का सारा हो गया था? नहीं पता है तो हाँ मत बोलना। हाँ ये बोलो नहीं पता, ठीक है, ये चलेगा मेरे को। हाँ बोल रहे हैं, फिर डाउट में भी है। वेरी गुड दीदी, वेरी गुड। क्या बोले नहीं समझ में आया, बट वेरी गुड। एक बार आओ तो, जून 20 का सेट 2 का क्वेश्चन 3 मैंने दिया है क्या? जून 20 सेट 2 क्वेश्चन 3, जून 20 का एमटीपी नहीं दिया? चलो, जून 20 एमटीपी क्वेश्चन 3 सेट 2, जून 20 एमटीपी सेट 2 क्वेश्चन नंबर 3, सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन है। और उसी का क्वेश्चन 6A, उसी का सेम का इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट। एमटीपी में डन। अब धीरे धीरे, एक सेकेंड, फाइनल अकाउंट्स कंक्रीट होते जा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन, धीरे धीरे एक एक करके एक एक चैप्टर तुम देखते जाओगे, अपने आप कंक्रीट होते चला जाएगा। मतलब उसके बाद ऐसा लेवल आ जाएगा, तुमको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तुमको रिवीजन करने का दरकार, हमको उस लेवल पे लेके जाना है कि रिवीजन नहीं करना पड़े, साथ साथ क्वेश्चन कर लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही।